हेलो। आज का ये जो वेबिनार है वो हमने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का आप कैसे बना सकते हो और उससे रिलेटेड आप बिजनेस कैसे कर सकते हो इसके लिए रखा है। हमारे काफ़ी सारे सेशंस में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हमेशा एक क्वेरी रहती है या क्वेश्चन रहता है कि हमको भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाना है और क्या हम ये दूसरों को बना के दे सकते हैं क्या। तो बेसिकली सेमिनार में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है और कैसे बनाई जाती है वो हम लोग बताएंगे, और दूसरा पार्ट है कि अगर आपको ये सर्टिफिकेट दूसरों को बना कर देनी है तो इसका बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, ये हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये जो सेशन हो रहा है इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो आपको ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं लगता है तो आप इसका फोटो निकाल के रख सकते हो कोई स्क्रीन का, अगर आपको लगता है तो सबसे पहले जो लोग एकदम नए हैं इस सेशन में उनके लिए कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है। तो जैसे हम लोग कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट रहता है हमारे पास में, कोई फॉर्म रहता है तो हमको साइन करते हैं पेन से, वैसे ही जितने भी आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं या सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल वर्ड फाइल है, पीडीएफ फाइल्स है, तो इनको साइन करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आता है जो कुछ इस प्रकार के टोकन्स में आपको मिलता है। ठीक है, इस प्रकार के टोकन में तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इशू होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एजेंसीज अपॉइंट की है, कुछ कंपनीज अपॉइंट की है। उसमें सबसे फेमस नाम है ई मुद्रा का। तो ई मुद्रा है, सीफी है, वी साइन है, कैप्रिकॉन है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आपको ये डीएससी इशू करते हैं। जब भी इशू होता है तो इसके पीछे आपका पहले केवाईसी होता है और केवाईसी होने के बाद में आपको ये इशू किया जाता है। ठीक है, तो अब ये दिखता कैसे, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि, या बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर आप कोई फॉर्म 16 देखते हो या जीएसटी का सर्टिफिकेट देखते हो तो उस पर कुछ इस प्रकार से सिग्नेचर दिखता है। तो ये जो सिग्नेचर है इट्स नथिंग बट डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नेचर जो रहता है वो आपको पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या कोई ड्रॉइंग्स होंगे आपका, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने के काम में आता है। ठीक है, और ये साइन करने के लिए जो वेबसाइट के थ्रू आप साइन कर रहे हो वहाँ पे कुछ उनके टूल्स रहते हैं वेबसाइट में ही, वो डायरेक्टली उसको साइन करते हैं। ये आपको खुद आपके सिस्टम में साइन करना होगा। कोई डॉक्यूमेंट तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, पीडीएफ साइनर्स या और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप साइन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा हमने बताया कि इस टाइप के कुछ टोकन में आता है। तो ये जो टोकन मैंने आपको बताया है ये बेसिकली हार्डवेयर है और इसके अंदर सॉफ्ट फॉर्म में फाइल रहता है जिसको हम लोग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो टोकन भी अलग अलग कंपनी के आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक सिर्फ ई पास का बताया है, इसके अलावा भी अलग अलग कंपनी के आते हैं। ठीक है, तो अब ये डीएससी यूज किस किस चीज के लिए होता है। तो जैसे किसी को अगर इनकम टैक्स फाइल करना होगा और उसका टर्नओवर, फर्म का टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा है या उनकी सैलरी 25 लाख से ज्यादा है तो उनको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज में आता है। कोई अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी है तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका केवाईसी करना पड़ता है, उसके लिए आपको डीएससी यूज होता है, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी डीएससी यूज होता है। सेम में अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा या जीएसटी फाइल करना होगा रिटर्न, तो उसके लिए भी डीएससी लगता है। आजकल सारे मेट्रोज में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कंपलसरी हो गया है। ठीक है, यानी आपको कोई जगह रेंट पे लेनी है या देनी हो तो जो बायर, जो लीज देने वाला है और लीज पे लेने वाले जो लोग हैं दोनों को एक रेंट एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो रेंट एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी डीएससी से आप साइन कर सकते हो। ईपीएफ, अगर किसी फर्म का ईपीएफ आपको फाइल करना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो उसके लिए भी आपको डीएससी लगता है। तो ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन करने के लिए और ईपीएफ फाइल करने के लिए। देन ई टेंडरिंग के लिए मैंडेटरी है आपको डीएससी, और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं तो उसके लिए भी आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगता है। सॉरी, तो अभी ये जो डीएससी आता है वो दो टाइप में डीएससी आती है बेसिकली। एक रहता है सिग्नेचर में और एक रहता है एनक्रिप्शन में। ठीक है, तो जब भी आप डीएससी इशू करते हो तो उसमें दो टाइप्स आते हैं। तो पहला जो टाइप होता है सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब होता है कि ये डीएससी होता है आपके डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। ठीक है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको डिजिटली साइन करने है उसके लिए सिग्नेचर यूज होता है।
और एनक्रिप्शन यूज होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो या आप कोई टेंडर में रेट कोट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट और रेट जो है वो डिजिटल एनक्रिप्ट करने के काम में आता है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्ट करना मतलब एक कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो एक सिक्योर इसमें रहे, और जब जो ऑफिसर जिन्होंने टेंडर कॉल किया है वो उनके खुद की लगाती है तब वो डिक्रिप्ट होता है, ठीक है, ताकि बीच में कोई आपके डॉक्यूमेंट या आपके रेट पढ़ ना पाए टेंडरिंग के, तो इसलिए एनक्रिप्शन यूज होता है। अब मार्केट में तीसरा भी आता है बेसिकली कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब है कि जिनको दोनों चाहिए, सिग्नेचर और एनक्रिप्शन दोनों चाहिए, वो कॉम्बो में आता है, ठीक है। अब ये डीएससी है वो अलग अलग क्लास में आती है। अब क्लास का सिंपल मतलब मैं आपको बता दूं तो इसका जो एल्गोरिदम रहता है, ठीक है, एल्गोरिदम यानी आप बोल सकते हो कि जो एनक्रिप्शन की कैपेबिलिटी रहती है वो क्लास वाइज हायर होती जाती है, तो जितना बड़ा क्लास उतना वो ज्यादा सिक्योर, ठीक है। तो आज की तारीख में क्लास 1 कहीं भी यूज नहीं होता है, क्लास 1 आता है लेकिन कहीं यूज नहीं होता है। मोस्टली जो यूज होता है क्लास 2 और क्लास 3 यूज होता है इंडिया में। तो आप को बेस्ड ऑन आपका क्या यूज है वो हिसाब से आपको बताया जाता है कि आप क्लास 2 लीजिए या क्लास 3 लीजिए, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में वो भी कवर किया है आपको कि आपका क्या यूज है, उस हिसाब से आपको क्या लेना है, ठीक है। और ये जो आपको डीएससी इशू होता है वो वैलिडिटी रहती है उसकी, 1 साल के लिए आप इशू करा सकते हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जब भी इशू हो जाता है तो इशू होने के बाद में जैसे आपने 1 साल के लिए किया तो 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। 1 साल के बाद में आपको फिर से एक नया डीएससी इशू करना पड़ेगा। तो नया डीएससी इशू करने का प्रोसेस या रिन्यू करने का जो लोग बोलते हैं वो प्रोसेस सेम है, केवल इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो आपका हार्डवेयर है, टोकन है, ये आपका रीयूज हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्ट में आपका सर्टिफिकेट आता है वो नया आ जाता है, ठीक है। और उसके लिए प्रोसेस सेम है, नया डीएससी इशू करने की जैसा प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं, केवल ये टोकन रीयूज हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर में आप इशू करा सकते हो। और एक टाइप डीएससी में आता है जिसको कहा जाता है डीजीएफटी, बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये किस लिए यूज होता है, जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई काम करना है, ठीक है, तो वो केस में आपको डीजीएफटी टाइप का एक डीएससी यूज होता है। ये काफी कम लोग यूज करते हैं, जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना उन्हीं काम में आता है, तो ये सेपरेट कैटेगरी है डीएससी की, ठीक है। देन अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपका क्या पर्पस है, वो हिसाब से आपको कौन सा डीएससी यूज करना चाहिए। तो अगर आपको इनकम टैक्स सिर्फ फाइल करना है, कंपनी के डायरेक्टर का केवाईसी करना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, या आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन या उसका रिटर्न फाइल करना है, रजिस्टर्ड रेट एग्रीमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट साइन करना है, या इसमें ईपीएफ मिसिंग है, आपको ईपीएफ भरना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो ये सारे चीज के लिए आपको क्लास 2 या क्लास 3 साइनिंग सफिशिएंट है। मतलब आप क्लास 2 साइनिंग भी ले सकते हो, क्लास 3 साइनिंग भी ले सकते हो, तो इसके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको ई टेंडरिंग करना है तो ई टेंडरिंग आपको कौन से वेबसाइट पे करना है वो हिसाब से आपको क्लास 2 या क्लास 3 का डीएससी इशू कराना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए ई टेंडरिंग में 2 टाइप की साइट्स है मोस्टली। एक है एनआईसी साइट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की साइट, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। तो अगर आपको कोई भी टेंडरिंग एनआईसी की वेबसाइट पे करना है तो आपको क्लास 2 का सिर्फ साइनिंग सर्टिफिकेट सफिशिएंट है, क्लास 2 का साइनिंग। एनआईसी के अलावा दूसरी जितनी भी वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट जितनी भी है उसके लिए आपको क्लास 3 का कॉम्बो लगता है। कॉम्बो यानी सिग्नेचर और इंक्रिप्शन दोनों लगता है, ठीक है। तो ये मैंने एक और स्लाइड में कवर किया है आपको। और अगर आपको फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है तो आपको इसके लिए डीजीएफटी का सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि कौन सी टेंडरिंग की वेबसाइट के लिए कौन सा डीएससी टाइप आपको यूज करना चाहिए। तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि अगर आप एनआईसी की वेबसाइट पर काम कर रहे हो, एनआईसी की वेबसाइट यानी वो वेबसाइट जो ई प्रोक्योर की है या फिर महाटेंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट। तो ये जो वेबसाइट है ये एनआईसी की वेबसाइट है। तो जितनी भी ऑरेंज कलर की वेबसाइट्स है जिसके नीचे में आपको लिखा मिलेगा डिजाइन डेवलप एंड होस्टेड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो इस टाइप की बेसिकली 44 वेबसाइट्स है इंडिया में। अगर आपको केवल इन्हीं वेबसाइट पे टेंडरिंग करना है तो आप केवल क्लास 2 साइनिंग का सर्टिफिकेट इशू करा सकते हो। मतलब अगर आप क्लास 2 साइनिंग का सर्टिफिकेट इशू करा रहे हो, मतलब यही सर्टिफिकेट आपका ये बाकी सारे जो यूजेस है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, कंपनी केवाईसी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, ईपीएफ, डॉक्यूमेंट साइनिंग, सबके काम में आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एनआईसी की वेबसाइट के अलावा अगर दूसरी कोई वेबसाइट पर काम करना है, फॉर एग्जांपल सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट है
इंडियन रेलवे की वेबसाइट से, या महाट्रांसको, महाजेनको और महाडिस्कॉम की वेबसाइट से, या कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जो एनआईसी की वेबसाइट यूज नहीं करते हैं, जैसे कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट है, गोवा स्टेट गवर्नमेंट है, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक और बिहार, ये स्टेट गवर्नमेंट है। तो अगर आपको इस सेक्शन में अगर आपको टेंडरिंग करना है तो आप बेस से क्लास 3 का सिग्नेचर और एनक्रिप्शन मतलब क्लास 3 कॉम्बो ये सर्टिफिकेट इशू कराइए। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये सर्टिफिकेट इशू कराते हो तो ये दो टाइप में इशू होती है। एक तो इंडिविजुअल नाम से, ठीक है, यानी पर्सनल नाम से, जैसे मैं हिरल द्रोण हूँ तो मैं हिरल द्रोण केवल इतने ही नाम से इशू करा सकता हूँ। और दूसरा इशू होती है कंपनी नाम से, कंपनी के नाम से, यानी हिरल द्रोण डायरेक्टर ऑफ टेंडर ट्रेनिंग इंडिया। ठीक है। तो ये दूसरा सेकंड टाइप है। तो जब भी आपको टेंडरिंग के लिए इशू कराना है या बाकी पर्पज के लिए इशू कराना है तो आई विल सजेस्ट कि आप कंपनी नाम से इशू कराओ, क्योंकि कुछ कुछ वेबसाइट्स है जैसे कि यहाँ पे इंडियन रेलवे की वेबसाइट्स है जो केवल कंपनी के नाम का डीएससी एक्सेप्ट करती है। अगर आप खुद के नाम का केवल डीएससी लगा के बना के टेंडर करना जाओगे उस पर तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है और आपको आगे भी नहीं जाने देती है। ठीक है। तो आपको इंश्योर करना है कि अगर आप कोई चीज बनाना चाहते हो बेस पे तो कंपनी नाम का बनाइए, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ताकि वो सब वेबसाइट पे काम करे। अब मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, उनको पता नहीं रहता कि मुझे कौन सी की बनानी है। ठीक है। मान लो आपके पास कोई आया बनाने के लिए कभी फ्यूचर में, तो बोलेगा मुझे ऑलराउंडर की चाहिए। ऑलराउंडर की चाहिए मतलब जो सारे वेबसाइट पे काम करे, मुझे ऐसी की चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा बोलता है कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई पर्सन आके, तो बेसिकली उसको आप क्लास 3 कॉम्बो का कंपनी के नाम का की बना के दीजिए ताकि वो सब जगह चले, कहीं रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ये की किन किन को आप इशू करा सकते हो। तो बेसिकली जैसे हमने बताया कि आप इंडिविजुअल नाम से इशू करा सकते हो, देन कंपनी नाम से इशू करा सकते हो कि कंपनी के जो प्रोप्राइटर है, पार्टनर्स है, डायरेक्टर्स है, या आप सेल्स मैनेजर। अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है प्राइवेट लिमिटेड की जिनका ऑफिस मल्टीपल स्टेट्स में रहता है। तो अगर वहां पे उनको टेंडरिंग करना है तो नेचुरल सी बात है, डायरेक्टर हर जगह पहुंच नहीं सकते और डायरेक्टर की हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो वैसे केस में कंपनी क्या करती है कि जो सेल्स मैनेजर रहते हुए या रीजनल मैनेजर रहते हैं उनके नाम की उनको बना के देती है। ठीक है। तो हिरल द्रोण रीजनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फॉर एग्जांपल टेंडर ट्रेनिंग इंडिया, तो ऐसी की बना के उनको देती है। और जो भी टेंडर में उनको पार्टिसिपेट करना है उसमें एक पावर ऑफ अटर्नी उनके नाम से दिया जाता है कि हिरल द्रोण को हमने पावर ऑफ अटर्नी दिया है टेंडर में पार्टिसिपेट करने का। तो वैसा करके उन लोग टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सेल्स मैनेजर है, सीईओ है, एचआर है, इनके नाम की भी की बना सकते हो। ठीक है। देन बैंक ऑफिसर के नाम की लगती है, बना सकते हो कि बैंक में जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए बैंक ऑफिसर की लगती है। देन गवर्नमेंट ऑफिसर की लगती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट में जितने भी आजकल पेपर वर्क हो रहे हैं वो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो जो अगर आप कोई तहसील ऑफिस में जाओगे तो वहां से अगर आप 7/12 निकाल रहे हो, जैसे पेपर क्लाइंट पेपर निकाल रहे हो 7/12 का, तो उस पे तहसीलदार का अभी आजकल डिजिटल साइन किया हुआ रहता है। ठीक है। तो बाकी डॉक्यूमेंट भी जो रहते हैं उस पर भी डिजिटल साइन किया हुआ रहता है। ठीक है। उसके बाद में फॉरेन इंडिविजुअल्स या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव की भी की निकाल सकते हो। अब बहुत सारी फॉरेन की कंपनी जो इंडिया में टेंडरिंग करना चाहती है, ठीक है, इंडिया के टेंडर में बिड करना चाहती है, तो उनको इंडियन गवर्नमेंट से इशू किया हुआ की चाहिए। तो ऐसे केस में आप फॉरेन इंडिविजुअल या उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी की बना के दे सकते हो। ठीक है। तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन आपको किसको इशू करना है वो हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन चेंज होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इंडियन नाम से इशू करना है तो डॉक्यूमेंटेशन चेंज होता है, प्रोप्राइटर या पार्टनर के नाम से इशू करना है तो डॉक्यूमेंट्स अलग लगते हैं। वैसे बैंक ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, सबके लिए डॉक्यूमेंट्स वैरी होते हैं। ठीक है। अब डीएससी इशू कैसे होता है, तो डीएससी इशू करने के बेसिकली अलग वेज है। तो एक वे होता है पेपरलेस वे। अगर आपको किसी इंडिविजुअल पर्सन के नाम से डीएससी इशू कराना है और उनका अगर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, तो विदाउट कोई पेपर आप इमीडिएटली उसको आधे घंटे के अंदर में डीएससी इशू करा के दे सकते हो। एक्चुअली आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी रश आवर में आधा घंटा लगता है, इसलिए मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल नाम के पर्सन को आप इशू करा सकते हो। तो इसका प्रोसेस क्या है, बेसिकली अगर उनका आधार और मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको आधार की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। वहाँ पे एक ऑफलाइन ई-केवाईसी का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको उनका आधार नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, सॉरी आधार नंबर डाल के मोबाइल पे एक ओटीपी आता है। आप ओटीपी डालिए, आपको आधार का एक फाइल डाउनलोड होता है। फिर आपको जो डीएससी इशूइंग कंपनी, जैसे कि हम लोग ई मुद्रा का प्रोवाइड करते हैं, तो ई मुद्रा की वेबसाइट पे जाना है आपको।
वहाँ पे आधार का जो ऑफलाइन फाइल आपने डाउनलोड किया है वो वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है और एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। कुछ ओटीपी आते हैं मोबाइल पे और ईमेल पे, वो ओटीपीज आपको एंटर करना है और आपको फॉर्म सेव करना है। फॉर्म सेव करने के बाद में आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करनी है और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग बाद में बेसिकली ई मुद्रा के पास में जाता है अप्रूवल के लिए। अप्रूवल आने के बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा अभी कि कैसे करना है। ठीक है, दूसरा एक प्रोसेस है कि जिनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है लेकिन उनके पास ओरिजिनल पैन कार्ड है, तो उनका भी आप पेपरलेस डीएससी इशू करा सकते हो। कंडीशन कि उनके पास ओरिजिनल पैन कार्ड रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए जो इनके पास ओरिजिनल पैन कार्ड है, उनका ओरिजिनल पैन कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको स्कैन करना पड़ता है और अगेन आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और उसमें ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन किए वो अपलोड करने पड़ते हैं उसमें। उसके बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको ओरिजिनल आधार कार्ड मतलब एड्रेस प्रूफ जो होगा वो और पैन कार्ड उस शो करना है और उसके बाद में अप्रूवल के लिए जाता है। अप्रूवल आने के बाद में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थर्ड प्रोसीजर है जो पेपर वाइज प्रोसीजर रहती है। ठीक है, तो ये किन के लिए काम में आती है बेसिकली, तो जो कंपनी के नॉन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो सेल्स मैनेजर है या एचआर है, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए, बैंक ऑफिसर के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए ये पेपर बेस्ड डीएससी इशू होता है और फॉरेन यूजर्स के लिए। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कौन से टाइप का किसको आपको डीएससी इशू कराना है पहले वो डिसाइड करना है। उसका एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में फॉर्म पूरा फिलअप कराना है, उसको सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और वो सारा फॉर्म और डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है। ठीक है, उसके बाद में सेम टाइप का फॉर्म आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में आपको उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, उनका मोबाइल वेरिफिकेशन करना है और जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किए वो अपलोड करना है। ये करने के बाद में आपको अप्रूवल आएगा और अप्रूवल आने के बाद में आपको डीएससी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं उनके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, बाकी अगर कंपनी का नॉन ऑथराइज पर्सन है या बैंक ऑफिसर है तो उनके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और मोबाइल वेरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, तो ये पेपर बेस्ड डीएससी काफी कम इशू होते हैं वैसे आज की तारीख में, लेकिन ये प्रोसेस आपको देखना है तो ये प्रोसेस हम लोग अलग एक वीडियो बना के आपको देंगे, अभी इस सेशन में इसको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूँ आप डीएससी कैसे क्रिएट कर सकते हो, आधार कार्ड का और मोबाइल नंबर लिंक है तो। होपफुली आपको ये विंडो दिख रहा होगा नया वाला। यस सर। ये विंडोज कहाँ से आया, अभी आपका क्वेश्चन रहेगा, तो इसके लिए आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा लॉगिन क्रिएट किया हुआ है, लॉगिन कैसे क्रिएट करना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको लॉगिन क्रिएट करते वक्त आपको स्टॉक परचेज करना है, रेट वगैरह में आपसे डिस्कस करूंगा लाभ। ठीक है, तो अभी पहले प्रोसेस बता दें ये कितना ईजी है इशू करना। ठीक है, तो मेरे पास है मेरा आधार और मोबाइल नंबर लिंक है मेरा। ठीक है, तो अगर आपके पास आधार और मोबाइल नंबर लिंक है तो इस फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया है कि आपको अगर आधार और मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको ये पहले आधार का पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी का एक डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है। क्लिक किया तो आपको ये आधार का ऑफलाइन ई-केवाईसी के पोर्टल पे लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका आधार का नंबर एंटर करना है। ठीक है, कैप्चा एंटर करना है। ठीक है, और आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ठीक है, आपको ओटीपी एंटर करना है यहाँ पे। तो मुझे ओटीपी आया है। और आपको एक पासवर्ड डालना है, आपके मन का कोई भी 4 डिजिट का पासवर्ड डालना है मिनिमम, कि जो फाइल डाउनलोड होगा उसको कोई यूज ना कर पाए विदाउट पासवर्ड। ठीक है, तो मैं मेरा एक पासवर्ड डाल रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक आपको प्रोसेस करना है। एक बार आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद में यहाँ पे आप एनरोल एंड अप्लाई डीएससी कर सकते हो। ठीक है, एनरोल एंड अप्लाई। तो यहाँ पूछता है आपको किस टाइप का आपको डीएससी बनाना है, इंडिविजुअल के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, और पैन कार्ड बेस बनाना है कि ऑफलाइन केवाईसी आधार के बेस।
तो मेरे को ऑफलाइन आधार के बेस पे बनाना है। तो ये कोई बोलता है कि आपने ऑफलाइन एक्सएमएल डाउनलोड किए क्या, तो मैंने ऑफलाइन एक्सएमएल डाउनलोड किए यहाँ पे। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पे जो आपने एक्सेल डाउनलोड किए एक्सएमएल, उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो जो आपने डाउनलोड किया उसको अपलोड कर लीजिए। जो आपका पासवर्ड होगा यहाँ पे आप पासवर्ड डालिए। आपका जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जिसका आपको ओटीपी आया है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है जो आधार में रजिस्टर्ड होगा। अगर आधार में रजिस्टर्ड कोई ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको आधार पे एक ओटीपी आएगा आगे। ठीक है, आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना है और नेक्स्ट करना है। ठीक है, अगर सब कुछ बराबर होगा तो आपको यहाँ पे मुझे एरर दिया है क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एरर दिया है। अगर आपका मोबाइल नंबर बराबर होगा तो आपको ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इसलिए मुझे एरर आया है। तो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन क्रिएट किया हुआ है इस पे भी। तो मैं वहाँ से लॉगिन करता हूँ, आगे का प्रोसेस हम लोग वहाँ से करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मेरा डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप था। ठीक है, तो ऑलरेडी वो आधार से उन्होंने कैच कर लिया है डिटेल्स सारा, मेरा एड्रेस वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपको डीएससी किस टाइप का बनाना है, क्लास 2 का, क्लास 3 का। ठीक है, इंडिविजुअल के नाम से बनाना है, तुम लोग क्लास इंडिविजुअल साइन इंक्रिप्शन बोथ बनाना है या सिर्फ बनाना है, एक ही बनाना है। मैं भी सिर्फ सिग्नेचर बना रहा हूँ और उसकी वैलिडिटी 2 साल की है। तो आपको कितनी वैलिडिटी वो आपको बताना है। और आपको जो डीएससी का नाम चाहिए तो पैन कार्ड के हिसाब से नाम चाहिए आपको डीएससी का कि आधार के हिसाब से चाहिए, क्योंकि लोगों का दोनों का नाम अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना है कि किस नाम से आपको बनाना है। जो अगर आपको आधार और दोनों नाम सेम होगा तो आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चैलेंज कोड देना है। तो चैलेंज कोड ये क्यों होता है कि जब आपका ये डीएससी अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद में उसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड लगता है। ठीक है, तो पासवर्ड बोले तो आपका चैलेंज कोड है, तो आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको क्या चैलेंज कोड रखना है। तो आप 6 डिजिट का या 8 डिजिट का आप चैलेंज कोड आपका रख सकते हो। ठीक है, मिनिमम 6 डिजिट का चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद में आपने जो पिन बनाया है वो पिन फिर से आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, और आपके मोबाइल पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार वाला, उसका आपको ओटीपी आएगा फिर से, क्योंकि आप इसको अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइन एंड सबमिट। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं किया, सिर्फ आधार का डिटेल को अपलोड किया हमने। ठीक है, उसके बाद में सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए उसका डिटेल्स दिया हमने, एक पिन एंटर किया, हमको मोबाइल पे ओटीपी आया है, कैप्चा एंटर किया हमने। ठीक है, और यहाँ पे ई साइन और सबमिट कर। ठीक है, तो ये मेरा एप्लीकेशन आईडी सबमिट हो गया है ई मुद्रा के पास में। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अभी सबमिट होने के बाद में मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो तुरंत से, या फिर ई मुद्रा का एक ऐप भी आता है, आप ऐप डाउनलोड करके ऐप के थ्रू भी ये रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोनों में से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा कैमरा यहाँ पे ये एप्लीकेशन के यूज हो रहा है तो मे बी अलाउ नहीं करेगा। लेट मी ट्राई कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, अलाउ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा माइक्रोफोन और ये अभी जूम के थ्रू यूज हो रहा है इसलिए वो यहाँ पे एक्सेस नहीं करने दे रहा है। तो मैं भी ऐप के थ्रू आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे करना आपको। तो आप ई मुद्रा कस्टमर करके एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिस चीज को भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना है उनके मोबाइल में डाउनलोड करने लगाइए। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ और ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है,
ई मुद्रा कस्टमर, ओपन। ठीक है, तो ये ऐप डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। ठीक है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग पे क्लिक करिए। ये कुछ परमिशन पूछेगा आपको, अलाउ करना है क्या, डिवाइस पे अलाउ। ठीक है, और उसके बाद में आपको एप्लीकेशन आईडी डालना है, किस एप्लीकेशन आईडी के लिए आपको रिकॉर्ड करना है। तो जब भी आप डीएससी का फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर आता है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है 10152573 और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका अभी मैंने आधार से किया है तो मेरा आधार का डेट ऑफ बर्थ वो पिक करेगा। ठीक है, इनकेस अगर आप पैन कार्ड के थ्रू कर रहे हो तो आपका पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ किसी किसी का अलग रहता है, तो केयरफुली चेक करना कि आप जो एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसमें जो आधार डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो प्रोसीड। ठीक है, एप्लीकेशन आई डी 10152573। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है, तो आपको कैमरा होल्ड करना है और आपको नीचे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देते जाना है कि जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि आपका नाम क्या है, आपने बीएससी के लिए अप्लाई किया है क्या, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 3 क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं। और अगर आप पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको ओरिजिनल पैन कार्ड पूछेगा, तो पैन कार्ड आपको डिस्प्ले करना है, और ओरिजिनल एड्रेस को पूछेगा तो ओरिजिनल एड्रेस को आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ, मेरा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। Yes, I have applied for DSC. My name is Hiral Dilip Kumar Drone. 27 July 1985. तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग हो चुका है। ठीक है, ये होने के बाद में जो कस्टमर है उसका जो भी इनपुट हमको चाहिए था वो सब हो गया है यहाँ पे। अब आपने ये अप्लाई किया है केवल, ठीक है, लेकिन ये अप्लाई होने के बाद में ई मुद्रा डायरेक्टली आपको इशू नहीं करेगी। आपको जैसे मैं बताया कि इसका लॉगिन करके आपको स्टॉक लेना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा जो लॉगिन है, तो जब भी आप ये प्रोसेस करते हो तो आपका एक लॉगिन जो रहता है उसमें आपको स्टॉक डिडक्ट कराना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो मैं मेरे लॉगिन में जाके मेरा जो स्टॉक है वो डिडक्ट कराना, तो अप्रूव कराना पड़ेगा। तो ऐसी स्टेप पे आपको एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। ये कैसे क्रिएट करना मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, प्राइसिंग वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन में जाके आपने जो एप्लीकेशन प्रोसेस किया आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने एप्लीकेशन प्रोसेस किया है, इसको व्यू कीजिए। ठीक है, तो जो कुछ भी डिटेल्स आपने यहाँ पे सबमिट किए वो आपको यहाँ पे मिलेगी, आप इसको अप्रूव कीजिए। ठीक है, और आपका जो स्टॉक होगा उसमें से आपको एक प्रोडक्ट की पिक करना है। ठीक है, तो स्टॉक आपको परचेज करना पड़ता है जब लॉगिन क्रिएट होगा तब। ठीक है, तो आपको क्लास 2 साइनिंग का 2 ईयर्स का अलग, 3 ईयर्स का अलग, कॉम्बो का अलग, तो ये स्टॉक आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक, यस एंड अप्रूव। ठीक है, तो ये होने के बाद में ये पूरा डाटा ई मुद्रा के पास में चले जाएगा और ई मुद्रा इसको वेरीफाई करके आपको अप्रूवल देगा और आपको एक मैसेज आएगा कि आपका डीएससी हमने अप्रूव किया है। ठीक है, अप्रूव करने के बाद में आपको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अप्रूवल आने को कम से कम कभी कभी 5 मिनट या कभी रश आवर में 15 से 20 मिनट लग सकता है जब रश आवर रहता था। तो रश आवर कब रहता है, तो नॉर्मली ये रश आवर जब इनकम टैक्स फाइलिंग डेट लास्ट होता है तब ज्यादा रहता है। तो मुझे अप्रूवल भी आ गया, मुझे मैसेज भी आ गया यहाँ पे कि योर ई मुद्रा इज एप्लीकेशन इज हैज बीन अप्रूव्ड। मेरे को मैसेज आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये मैसेज आया है और मैं अभी इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो डाउनलोड कैसे करना है, ये भी बहुत सिंपल प्रोसीजर है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको ई मुद्रा ने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए। आप पहले वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको ये एप्लीकेशन ई मुद्रा की वेबसाइट पर मिलेगा। ई मुद्रा डीएससी डाउनलोड अगर आप एंटर करोगे, ई मुद्रा डाउनलोड लॉगिन पोर्टल, ई मुद्रा की वेबसाइट पे
डाउनलोड डीएससी में यहाँ पे आपको एक टूल दिया है, इसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये वन टाइम आपको डाउनलोड करना है क्योंकि आपको स्टार्टिंग से दिखाना है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बताया कि कहाँ मिलता है ये। ठीक है, जस्ट 2 मिनट देंगे हम इसको डाउनलोड करने के लिए। तो डाउनलोड करने की, ये जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि आपका ये जो डीएसपी है, ठीक है, ये जो टोकन है, ब्लैंक टोकन आपको परचेज करना पड़ता है, या आप जिसके डीलरशिप लोगे वो भी इशू कराते हैं, तो ये आपका यहाँ पे प्लग इन रहे और इसका जो सॉफ्टवेयर रहता है जो इसके अंदर में रहता है वो आपने इंस्टॉल किया होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज आपने करनी है। ठीक है, तो ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है ये मुद्रा का, जिससे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, प्लस मैंने ये जो टोकन है वो इंस्टॉल किया है और उसके अंदर में जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये भी वन टाइम आपको करना है। इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों चीज जो मैंने आपको बताई ये वन टाइम है कि आपको ये मुद्रा का जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करना है और ये वाला जो सॉफ्टवेयर टोकन का वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ईएम क्लिक का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है और वो डाउनलोड भी होकर इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, और वो इस प्रकार दिखता है। तो आपको यहाँ पे फिर से क्या अप्रूवल आ गया आपका, तो अप्रूवल के साथ में आपका जो एप्लीकेशन आईडी आपने जो प्रोसेस किया था वो एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पर डालना है। तो एप्लीकेशन आईडी मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको जो चैलेंज कोड आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करते वक्त मैंने बताया था आपको एक चैलेंज कोड डालना है, तो आपको चैलेंज कोड यहाँ पे एंटर करना है और आपको कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के बाद में आपकी जो कुछ भी डिटेल्स होगी जो उन्होंने आधार कार्ड से पेश की थी वो आपको यहाँ पे सब मिल जाएगी। ठीक है, आपने जो टोकन लगाया है, ठीक है, हार्ड ड्राइव का, वो यहाँ पे आपको दिखेगा ड्रॉप डाउन में। ठीक है, और टोकन का एक पासवर्ड रहता है, ठीक है, जो जिससे आपने टोकन लिया होगा, परचेज किया होगा, जिससे आप वो पासवर्ड ले सकते हो। डिफॉल्ट पासवर्ड जैसे ई मुद्रा ई पास का जो टोकन रहता है उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 रहता है। अगर आपने इसमें चेंज किया होगा तो आप चेंज वाला पासवर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी चेंज किया है तो मैं वो चेंज वाला पासवर्ड आपका यूज कर रहा हूँ। ये करके आपको एग्री एंड डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको आपका जो बीएससी है वो डाउनलोड होते हुए दिखेगा। डाउनलोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है, इसको 1 से 2 मिनट लगेगा हार्डली और ये डाउनलोड हो जाएगा। सर इसमें सॉफ्ट टोकन क्या होता है, SOFT? सॉफ्ट टोकन यानी आपका ये आता है एक लॉकर आता है, टोकन लॉकर। ठीक है, उसके अंदर में डाउनलोड होता है, लेकिन इंडिया में वो अलाउड नहीं है एक्चुअली डाउनलोड करना सॉफ्ट टोकन में। आपको जो भी है ये हार्ड टोकन में डाउनलोड करना पड़ता है। इंडिया में अलाउड नहीं है? इंडिया में अलाउड नहीं है, आप यूएस में वगैरह यूज कर सकते हो। अच्छा, ये कंफर्म है सर? क्योंकि एक्चुअल ये कल मेरे पास आए थे रेलवे वाले, उन लोगों ने ई मुद्रा से डायरेक्ट कर लिया होगा और सॉफ्ट टोकन आ रहा था उनके इसमें से हो रहा था जब लॉगिन करते ना, तो यूएसबी पे नहीं आ रहा, सॉफ्ट टोकन पे भी आ रहा था वो। सॉफ्ट टोकन अलाउड ही नहीं है इंडिया में, सॉफ्ट टोकन डाउनलोड नहीं होता है। चलो ठीक। उन्होंने तो फिर पोर्टल बना कैसे दिया है, बन कैसे गया है? सॉरी, सब कुछ उनका, सब कुछ वेरीफाई हो गया, सब हो गया है, रेलवे का था हाँ हाँ। और डाउन। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि एक डीएससी कैसे इशू की जाती है। सो आपने देखा कि इसको हार्डली एक 15 से 20 मिनट का टाइम लगा और हमने एक डीएससी मेरे नाम से इशू करा ली। तो सेम वे से आप भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक डेमो दिया है डीएससी कैसे इशू होती है और कहाँ से आप करा सकते हो। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जैसे हमने बताया था कि सेकंड पार्ट में हम लोग आपको बताएंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप इसमें बिजनेस कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि डीएससी के बारे में, तो इसका फ्यूचर में बहुत सारा स्कोप बढ़ने वाला है।
तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बाकी जो गवर्नमेंट है अदर कंट्रीज के भी, वो डीएससी का यूज फर्दर डोमेन्स में भी इसको अभी यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में अगर कोई फॉर्म या लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है या इशू करना है, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर उसको डिटेल साइन करेंगे। टैक्स रिटर्न फाइल करना जो हमारे यहाँ भी अभी ऑनलाइन में है, उसके लिए डीसी लगता है। गवर्नमेंट से कोई जीआर आएंगे, ट्रेजरी से ऑर्डर आएंगे, तो वो डिटेल साइन किए रहेंगे। ठीक है। अगर ऑनलाइन फाइल्स मूवमेंट का जो सिस्टम है, मतलब अभी आप कोई फाइल अप्लाई करते हो तो मान लो यहाँ से दिल्ली जाती है या और भी आपके कैपिटल्स में जाती है, तो फिजिकल फाइल मूवमेंट पूरा बंद हो जाएगा और पूरा भी ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। ठीक है। पब्लिक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, जो पब्लिक में इंफॉर्मेशन रहेगी वो सारी डिजिटल साइन रहेगी। ई वोटिंग आ सकता है फ्यूचर्स में कि आप डिजिटल सिग्नेचर आपका लॉगिन करके आप ई वोटिंग कीजिए। तो अगर ई वोटिंग का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इसका मतलब है कि हर जितने भी हमारे इंडिया के नागरिक हैं, सिटीजन से, उन सबको डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। रेलवे रिजर्वेशन और टिकटिंग के लिए अभी जितने भी एजेंट्स हैं आईआरसीटीसी, उनको डिजिटल सिग्नेचर लगता है। और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो इंडिविजुअल कैंडिडेट भी बुक करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मैंडेटरी किया जा सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन मनी ऑर्डर के लिए, सबके लिए डीएससी लगेगा। कोर्ट्स में जितने भी ऑर्डर्स इशू होंगे वो सब डिजिटल साइन किए होंगे। टेलीकॉम सेक्टर में जितना भी टेलीकॉम टेलीफोन का शिफ्टिंग होने वाला है, या अभी जैसे कि हमारे यहाँ चैलेंज है कि जो एसएमएस लोग भेजते हैं, तो वो एसएमएस जो है वो कोई भी बंदा आपको भेजता है और उसमें डीएनडी सर्विसेज एक्टिवेट की होगी तो भी आपको काफी टाइम एसएमएस आते हैं, इलीगल एसएमएस आते हैं या फिर अनवांटेड एसएमएस आते हैं। तो ये सब एसएमएस इशूइंग अथॉरिटी जो है वो भी फ्यूचर में आपको डीएससी इशू करके ही आपको एसएमएस के लिए जो आपको ये देती है, नेम देती है, वो इशू करेगी। तो उससे क्या होगा कि आपको जो अनवांटेड एसएमएस है वो कम हो जाएगी, जो लीगल वे से एसएमएस भेज रहे हैं वही आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग जब आपको करना है तो जो आपका सेलर है और जो परचेसर है उन दोनों का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डीएससी यूज होने वाला है। और वैसे बैंक में अगर आप हायर अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना चाहते हो खुद के ऑनलाइन के, तो उसके लिए भी डीएससी यूज होना शुरू होगा फ्यूचर में। तो अगर आपको मान लो 2.5 लाख का 3 लाख के ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन करना है तो उसकी डीएससी यूज करना पड़ेगा। तो इसका काफी सारा स्कोप है फ्यूचर्स में और इसका मार्केट भी काफी बढ़ने वाला है। एक ग्लोबल एनालिसिस हुआ था लास्ट ईयर 2019 में, तो उसमें बताया गया था कि अगर इंडिया में डीएससी का ट्रेंड चलेगा तो वो हिसाब से इसका मार्केट जो होगा 37,000 करोड़ का होगा मार्केट। मतलब हर एक इंडिविजुअल को अगर की लगेगी और सब कुछ होगा तो 37,000 करोड़ का मार्केट पर ईयर का होगा, यानी हर साल इतना डीएससी सेल होगा इंडिया में। ठीक है। तो अभी आपके लिए ये मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन आप अगर आपके एरिया का भी मार्केट कैप्चर कर सकते हो तो आपको काफी अच्छा इसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आपको डीएससी का अगर काम शुरू करना है आपके लोकल लेवल पे, तो वो कैसे शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक डीलरशिप लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके पहले इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, मैक्सिमम लोगों को रहता है कि अगर मुझे काम करना है तो इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट से आप इसको शुरू कर सकते हो। मतलब बेसिक बोलते 2,500 की इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने हमारे जो रेट हम ऑफर कर रहे हैं उसके आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ कि हम लोग ये रेट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर क्लास 2 साइनिंग का अगर आपको 2 साल का टोकन सर्टिफिकेट चाहिए तो मिनिमम आपको 5 क्वांटिटी लेना पड़ता है। ठीक है। अब ये 5 क्वांटिटी जो है, इतना मिनिमम क्वांटिटी केवल हम लोग ऑफर कर रहे हैं। बाकी अगर आपको इंडिया में अगर आप देखोगे किसी से भी डीलरशिप लेने के लिए जाओगे तो मिनिमम वो बोलेंगे आपको 15 क्वांटिटी लीजिए, 20 क्वांटिटी लीजिए। तो आप अभी नए हो तो हम लोग मिनिमम लेवल से आपको इशू करना चाहते हैं कि आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, तो 220 रुपए के हिसाब को आपको इशू हो सकता है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो वो रेट भी आपका कम होते जाएगा। ठीक है। और जैसे अगर आप 10 क्वांटिटी लेते हो तो 180 रुपए का हो जाता है, 11 क्वांटिटी लेते हो तो 160 का हो जाता है, जैसे आपके रेट कम होते जाते हैं। और इसको आप बेच सकते हो मार्केट में। तो नॉमिनल एक डीएससी सेल करने का रेट होता है 1200 रुपए का, तो आप 1200 रुपए में इसको सेल कर सकते हो। ठीक है। सेम वे यहाँ पे मैंने हर टाइप के जो डीएससी है उसके रेट दिए हैं, जो परचेसिंग रेट है उसका सेलिंग रेट है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो आपको 200% का एवरेज प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है। ठीक है। अगर आप मिनिमम 5 क्वांटिटी से भी स्टार्ट करते हो तो मिनिमम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको 200% तक का मिल सकता है। ठीक है। अब ये डीएससी के साथ में आपको टोकन अलग से परचेज करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ई पास का एक टोकन आता है, ऐसे प्रॉक्सी की एम टोकन मोजरबियर का आता है। तो ये हम लोग ई पास का टोकन प्रोवाइड करते हैं आपको।
तो इसका आपको अलग चार्ज देना पड़ता है। तो अगर आप 1 से 10 क्वांटिटी के बीच में ई पास का टोकन परचेज करते हो तो 200 रुपये का पड़ता है, और 11 से 50 क्वांटिटी के बीच में लेते हो तो ये 180 रुपये का पड़ता है। और वैसे अगर 50 के ऊपर जाते हो तो इसका रेट और कम हो जाता है, 170 रुपीज तक का आ सकता है। ठीक है, तो ये नॉमिनली आपका टोकन का रेट है। तो अगर इन शॉर्ट में आपको बताओ कि आपको स्टार्ट करना है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो अगर आप क्लास 2 का डीएससी मिनिमम परचेज करते हो तो ये 300 रुपये विद टोकन आपको गिरेगा, 300 से 450 के बीच में, डिपेंड कि आप कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। ठीक है, और ये सेल होता है 1000 से 1200 के बीच में। ठीक है, तो अगर आप डेली का एक डीएससी भी सेल करते हो आपके एरिया में तो महीने का आप 21,000 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर आप 5 डीएससी डेली के सेल करने की कैपेसिटी रखते हो तो आप 1 लाख तक का इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो 5 डीएससी सेल करना बहुत बड़ा ये नहीं है, टारगेट नहीं है। आप नीचे लेकर शुरू करोगे तो आप आराम से इसको अचीव कर सकते हो 1 साल बाद में, कि आप आराम से 5 डीएससी बेच सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ का अप्रोच करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे है, जैसे कि अगर आप 5 क्वांटिटी ले रहे हो तो उसमें आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, कि मैंने क्लास 2 साइनिंग के 2 साल के 2 क्वांटिटी लिए और क्लास 2 कॉम्बो के 2 साल के 3 क्वांटिटी लिए। ठीक है, तो ये टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है यहाँ पे विद टोकन के साथ में 2,490 रुपए का। और इसको जब आप सेल करोगे तो इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा 6,900 रुपए, यानी टोटल आपको 4-4,500 के आसपास में आपका प्रॉफिट हो सकता है इसमें। तो ऑलमोस्ट 200% के आसपास में आपको प्रॉफिट हो रहा है, एग्जैक्ट 200% नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट 200% के आसपास में है। ठीक है, तो ये 2,500 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप 7,000 इतना प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, अब इसको आपको करना कैसे है। तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले आपको एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने आपको इस पीपीटी में एक लॉगिन की लिंक दी है, साथ में इस वीडियो के नीचे में मैंने आपको लॉगिन क्रिएट करने का एक लिंक दिया है। ठीक है, तो आप आपका लॉगिन क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन क्रिएट करने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी क्वांटिटी परचेज करना है। तो बेस्ड ऑन आप ये जो मैंने आपको यहाँ पे रेट दिए है, आपको क्वांटिटी डिसाइड करना है और उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है आपको। और ये अमाउंट जो है वो आपको हमको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बैंक के डिटेल्स दिए, यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। और ट्रांसफर करने के बाद में आप इसका जो डिटेल्स है पेमेंट का वो हमको व्हाट्सएप कर सकते हो या हमको ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर सकते हो कि हमको ये चाहिए। तो स्टॉक जो है वो आपको इमीडिएटली हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जैसे आपका पैसा आ जाता है वैसे ही। और जो टोकन्स है वो हम आपको कुरियर करते हैं, तो आपको एड्रेस भी हमको शेयर करना पड़ेगा, हम उसका आपको टोकन कुरियर करेंगे। और उसके बाद में जैसे आपको टोकन मिल जाते हैं आप डीएससी इशू करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले आप इसको सेल कहाँ कर सकते हो, तो इसका स्ट्रेटेजी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो एकदम बेसिक लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो आप जो आपके लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो है आपके एरिया में, उसका जो एसोसिएशन रहता है उसका अप्रोच कर सकते हो कि हम आप सबकी डीएससी एक साथ में बना के दे सकते हैं डिस्काउंट रेट पे, तो आप वहां से कर सकते हो। बाद में लोकल में जो सीए की एक एसोसिएशन होगा आपके लोकल्स में, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो या सीए को अप्रोच कर सकते हो कि आप डीएससी बना के देते हो। तो बहुत सारे सीए भी डीएससी बना के देते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डे रहता है तब उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो ऐसे केस में वो उनके पास में जो क्लाइंट्स आ रहे हैं डीएससी बनाने के लिए वो आपके पास दे सकते हैं कि आप जाके वहां से डीएससी बना लीजिए। ठीक है, तो आप वो म्यूचुअल लेवल पे आपका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है या फिर आपका परसेंटेज है वो डिसाइड कर सकते हो। सेम है, अगर आप ईपीएफ सबमिशन की जो कम्युनिटी है उससे भी आप बात कर सकते हो, उनको भी डीएससी की लगता है। आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कीजिए आपके एरिया में। गूगल स्मॉल बिजनेस करके एक रहता है, तो गूगल स्मॉल बिजनेस पे आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आप गूगल पे टाइप कीजिए, आपको गूगल स्मॉल बिजनेस पर रजिस्टर करना है तो आपको लिंक दिया जाएगा। वहां पे जाके अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपके लोकल में अगर कोई भी सर्च करता है गूगल पे कि मुझे डीएससी चाहिए, तो वो नियरेस्ट पॉइंट बताता है कहाँ डीएससी मिलेगी लोकल एरिया में। तो अगर आपका गूगल स्मॉल बिजनेस में रजिस्टर्ड है तो लोग डायरेक्टली आपको वहाँ पे आपका नाम दिखेगा और लोग डायरेक्टली आपको कॉल कर सकते हैं। सेम में आप जस्ट डायल पे लिस्टिंग कर सकते हो, इंडिया मार्ट पे लिस्टिंग कर सकते हो। आप पीडब्ल्यूडी या जेडपी के आपके ऑफिस है वहाँ पे जो टेंडरिंग का डेस्क रहता है वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो कि हम लोग डीएससी बना के देते हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स आते हैं जिनको डीएससी चाहिए तो आप हमारा नाम बताइए करके, और आप वहाँ पे विजिटिंग कार्ड देके जा सकते हो। ठीक है, और लास्टली आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अप्रोच कर सकते हो, तो जहाँ पे नए ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं सिविल इंजीनियर से, उनको आगे टेंडरिंग के लिए ये सब लगेगा, तो ये भी आप करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आप कहाँ कहाँ कैसे मार्केटिंग कर सकते हो ये मैंने आपको गाइड किया है यहाँ पे। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो।
या नीचे मैंने व्हाट्सएप के नंबर या कॉल नंबर दिए हैं, आप उससे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो लेते हैं। तो जिनको नोट डाउन करना है ये नंबर नोट कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सर, कैन सकते आई हो। आस्क वन क्वेश्चन? यस श्योर। हाँ सर, तो मेरे पास डीएससी है क्लास 2 की। वो मैंने 2018 में निकाली थी, तो एक्सपायर होने वाली है अक्टूबर में। ओके। तो मुझे वो रिन्यू करने के लिए फिर से उस एजेंट के पास जाना पड़ेगा क्या? क्योंकि मुझे उसका आईडी पासवर्ड कुछ नहीं पता जो उसने किया था। नहीं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ। हाँ, आप कहीं से भी रिन्यू करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपके पास क्योंकि क्या होता है कि पूरा जो प्रोसेस जो रहता है रिन्यू करने का, वो फिर से नया करना ऐसे ही प्रोसेस है। केवल जो आपका ये जो टोकन जो रहता है, हाँ, वो रीयूज कर सकते हो आप। हाँ, यस सर, यस। ठीक है, यस सर, ये आप रीयूज कर सकते हो। बाकी आप प्रोसेस पूरा नया ही करना है आपको। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन आया है, मैं ले लेता हूँ। सर, आई मिस यस्टरडे सेशन, इज इट पॉसिबल एनीवेयर? तो आपको इसका रिकॉर्डिंग में शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको इसको रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप हमारा एक ऐप है टेंडर ट्रेनिंग इंडिया करके, हमने एक ऐप लॉन्च किया है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर ये पूरे सेशन का रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आज रात को उस पर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो पूरा सेशन का रिकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, क्लास सी डीएससी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और अप्लाई कैसे होगा? ठीक है, तो क्लास सी डीएससी आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस नाम से इशू करना है। अगर आपको इंडिविजुअल नाम से इशू करना है, ठीक है, तो आपको केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। और अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो बस आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, और कुछ नहीं लगेगा। अगर आपको कंपनी नाम से इशू कराना है, ठीक है, तो आपको कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। तो उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या लगेंगे आपको। तो आप यहाँ पे आओगे, अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगे। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यानी आपको ये होने चाहिए, या तो कंपनी पार्टनर होने चाहिए, या डायरेक्टर होने चाहिए, या प्रोप्राइटर होने चाहिए कंपनी की। ठीक है, तो केस में आपको स्कैन कॉपी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइजेशन लेटर, ऑर्गेनाइजेशन आईडी प्रूफ फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी, उसके बाद में स्कैन कॉपी ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी फोटो और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल्स टू बी फिल्ड। ठीक है, तो वो आगे डिटेल्स है वो लगेगी आपको। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट जो है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम पे आपको शो करना है। सर, एक क्वेश्चन था। प्लीज गो अहेड। सर, आपने जो बताया कि एक ही साथ 5 ले लो, 10 ले लो, लेकिन वो कैसे हो पाएगा? मतलब एक ही साथ 5 लोगों का कर सकते हैं क्या? नहीं, तो वो क्या होता है एक्चुअली आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये मेरा लॉगिन है, इस टाइप का आपको एक लॉगिन मिलता है। ठीक है, इस लॉगिन में आपको स्टॉक मिलता है 5 लोगों का। जैसे अभी ये मेरा लॉगिन जो है इसमें 14 का स्टॉक है। ठीक है, 14 की अवेलेबल। फिर आप एक को इशू करोगे तो आपका एक स्टॉक कम होगा, दूसरा इशू करोगे तो आपका दूसरा स्टॉक कम होगा, मतलब आपका स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये स्टॉक आपके पास पड़ा है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जब आप उसको इशू करोगे सामने वाले क्लाइंट को, तो तब से उसका जो भी जितने ईयर के लिए इशू किया है उसके लिए उतना ईयर का वैलिडिटी रहेगा। ओके, ठीक है, ओके। वो लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करना है अपना? तो लॉगिन आईडी के लिए जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे टेंडर ट्रेनिंग इंडिया पे, तो यहाँ पे मैंने आपको लिंक दिया है, या मैं यहाँ पे आपको ये लिंक पेस्ट कर देता हूँ, चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ, आप क्लिक करके सॉरी, मैंने एक लिंक पेस्ट किया आपको, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? यस सर। और कोई क्वेश्चन है? लेट मी चेक। हेलो। हाँ राजीव जी। हाँ सर, अभी क्वेश्चन नहीं है, लास्ट में कमेंट है। अगर सबके क्वेश्चन हो गए तो 1-2 मिनट मैं वो देख रहा हूँ।
बाकी किसी का क्वेश्चन है और कोई? ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन है। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन का हमारा एक ट्यूटोरियल आ रहा है थोड़ी दिन में, तो आप वो ले सकते हो टेंडर ट्रेनिंग इंडिया से। ठीक है, तो अगर आपको आज चाहिए होगा तो ये रिकॉर्डिंग जो हमने आज सेशन किया उसका रिकॉर्डिंग वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो एक टेंडर ट्रेनिंग इंडिया करके हमने ऐप लॉन्च किया है, आपको डाउनलोड कीजिए, उसको रजिस्टर कीजिए, तो आपको वहाँ पे ये वीडियो हम लोग अवेलेबल करा देंगे कल मॉर्निंग में। ठीक है, शेयर कर देता हूँ आपके लिए। इससे शेयर का ऑप्शन नहीं है, मैं आपको ईमेल पे शेयर कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू ऑल। Thank you. थैंक यू, बाय बाय। Bye bye bye. Good night, sir.